जेईई मेंस 2023 के लिए अब आपके पास जो ये लास्ट का थोड़ा बहुत टाइम रह गया है, इस टाइम पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यार आपको समझ में आएगा कि अगर आपने जो है थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाई और यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया तो पेपर में हम कुछ क्वेश्चंस को तो ऐसे ही जो है सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 90% तक जो है आप आराम से ला सकते हैं, भला ही आपको कुछ भी ज्यादा जो है नहीं अच्छे तरीके से आता हो। तो यहां पे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर एक जो ट्रिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग जो है 26 फेब 2021 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और जहां पे देखेंगे कि कहां पे हम उन क्वेश्चंस को स्मार्टली जो है अप्रोच कर सकते थे बिना कोई जो है आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लगाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द 3 प्लेन्स और तीनों प्लेन्स आपको दिए रहे। फिर यहाँ पे पूछा गया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस दे के रखे। अब यार ये क्वेश्चन जो था ना, मतलब कि अगर आपको 11 12 का कोई भी कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पता है तो भी आप जो है समझ सकते थे कि यहाँ पे 3 प्लेन की बात हो रही है। तो प्लेन्स बेसिकली जो है आपके 3D में देखने को मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे अगर हम जो है 2D के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचे, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन कब पैरेलल होती है, तो क्लास 10th का जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो लाइंस को हमने इस तरीके से लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, सिंपल सी हो जाती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यही सेम चीज जो है आपकी 3D के लिए हो जाएगी कि दो प्लेन्स हमारे लिए पैरेलल कब हो गए, जब ये चीज जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही हो। तो यहाँ पे जो जैसा कि आपको लिखा है बस उसके अंदर आपका ये चीज हो जाएगी कि इसमें एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, z और आ जाएगा। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इज नॉट इक्वल टू d1 by d2। ये चीज जो है बस लग जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इक्वेशन को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जमा ले तो डिवाइड बाय 3 अगर मैं जो है p1 को पूरा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 5y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दे 7z इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाला तो ऑलरेडी x में है तो इसको ऐसा ही रहने देते x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 5। तो ये दोनों तो हमें पैरेलल डेफिनेटली नहीं दिख रही है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है रेशियो हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है। इसको डिवाइड बाय 2 अगर कर दूं तो x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 5। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, बट d1 और d2 हमारे इक्वल नहीं है। तो इस केस में ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो सिंपली p1 एंड p3 आर पैरेलल। अगर ये नॉट इक्वल टू की जगह ये भी इक्वल टू हो जाए यानी कि वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो दोनों ही प्लेन एक दूसरे के मतलब एक जैसे ही है अपने। अब यहाँ पे यार मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा कुछ नहीं भी पता था तो कॉमन सेंस के थ्रू इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज आपसे जो है यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो जिन स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन अगर आता होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप लोग जानते हैं कि एजीपी का इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ये दिख रहा है हमें इसके अंदर अरिथमेटिक सीरीज भी और ज्योमेट्रिक भी सीरीज है, तो ये एजीपी वाला क्वेश्चन हो गया। लेकिन जिसको नहीं पता था वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, तो यहां पे बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। ध्यान से देखो यहाँ पे जो पहला टर्म है वो 1 दिया है, 2/3 की जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू 0.67। 7/9 की जो है अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लो तो ये लगभग अपनी आ जाती है 0.77 के आसपास। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 12 डिवाइडेड बाई 27, तो 12 डिवाइडेड बाई 27 की अगर हम वैल्यू देखें तो 3 से ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 9, तो इसकी अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले तो ये कितनी आ रही है हमारी 0.44। अब यहाँ पे जो है ये चारों टर्म्स का अगर हम सम करें तो ये लगभग हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.67 प्लस 0.77 प्लस 0.44, तो ये आ रहा है लगभग 2.88 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे अपना 2.88 के आसपास आ गया। अब ध्यान से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे ये जो है ये हमारा कितना है 3 पॉइंट समथिंग है, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा ये भी 3 पॉइंट समथिंग है और ये अपना 2 पॉइंट समथिंग है। तो कहानी यहीं पे जो है हमें अभी थोड़ा ऑप्शंस को हम एलिमिनेट नहीं ढंग से कर पा रहे, तो एक टर्म को और ऐड कर दो 17 डिवाइडेड बाय 81, इसका अगर जो है मैं और निकाल लूं तो ये लगभग अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 टूजा हमारा कितना होता है 162, तो ये आ जाएगा अपना 0.2 और अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास, तो 0.21 के आसपास, तो ये अपना सम कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.08 के आसपास। ठीक है, अपन तो 0.2 ही ले लेते, आगे का डेसिमल छोड़ दो, तो 3.08 समथिंग होगा अपना। अब यहाँ पे जो है ध्यान से देखो इसके आगे के जो टर्म्स है आपके क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 243, यानी कि यार काफी छोटा नंबर हो गया। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि देखो 1
2, 7, 12, 17, 20, 22 सॉरी 22 ये हमारे एपी में चल रहे हैं। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 27 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 6, यानी कि आपको 243 इंटू 3 और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 729। नंबर और छोटा होता चला गया, ऐसे करते करते आगे तो भाई 3 की पावर आपका जो है 6, 7, 8, 9, 10 बहुत ज्यादा जो है नंबर छोटे होते चले जाएंगे। तो बेसिकली इतने सम से जो है हमारा काम चल जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये कितना आ रही है वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, जबकि आपके पहले ही 5 टर्म मिला के ये जो सम जा रहा है ये 3.08 के आसपास आ रहा है। तो ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि उससे छोटा हो। ऐसे ही 11/4 को भी जो है हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 3 से छोटा है, जबकि हमारा जो सम है वो 3.08 से बड़ा ही होना चाहिए और नंबर सभी उससे ऐड होने, तो ये भी अपना कैंसिल हो गया। अब 15/4 और 13/4 में से हमें सोचना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो 15/4 के लिए अगर हम देखें तो ये नंबर हमारा जो है 4 के थोड़े पास में है, यानी कि ये लगभग 3.75 हो गया हमारा, लगभग क्या ये तो हमारा एग्जैक्ट हो गया। और 13/4 के बारे में बात करूं तो ये कितना हो गया हमारा 3.25, ठीक है। तो यहां पे जो है हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है इसके अब नंबर्स काफी छोटे होते चले जाएंगे, तो 4 तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है यार, पॉइंट समथिंग समथिंग जो है अपने नंबर्स ऐड होंगे तो इससे क्या ही अपना जो है मतलब वो 4 तक पहुंचेगा। तो सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन सी रहेगा, वो जो भी अपनी यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड होगी ना वो लगभग यहां तक हमें 0.25 तक ही पहुंचा पाएगी। तो ऑप्शन सी इस तरीके से आंसर हो जाएगा। समझाने में टाइम लग गया, अगर एग्जाम में इस तरीके से दिमाग चल गया ना, इतने जो है आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि मतलब आपको जो है ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है ज्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे हमारा जो है जेईई मेंस का मैथ स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन कोर्स है आपके जेईई मेंस के अटेम्प्ट में आपको एक मैथ्स में बढ़िया परसेंटाइल दिलाने के लिए। तो इसके अंदर इसी टाइप से जो है आपकी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है, साथ ही साथ आपकी जो है थ्योरी यहाँ पे कवर हुई है। तो आपको जो है लास्ट टाइम में ये प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है एंड इट इज वैलिड टिल योर सेकंड अटेम्प्ट। तो सेकंड अटेम्प्ट में आप ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे अपने परसेंटाइल ला सकते हो। तो वेट मत करो कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर आपका कैसा जाए और उसके बाद आप जो है कोर्स में एनरोल कर रहे हो, तुरंत अगर इस कोर्स में आप एनरोल करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है बेटर कर पाओगे आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपके जो है थोड़ा बहुत जितना भी आप कवर करते हो उससे आपको एक अच्छे परसेंटाइल देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो कोर्स है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है, साथ ही साथ कोर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो जरूर इसे जो है चेक करिएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगला देखें अगर हम, तो इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन यहाँ पे जो है आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। अब मान लो वेक्टर्स के बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं था, तो भी एक सिंपल सी चीज हम जो है जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हुए आते, आई जे के, ठीक है, 3 ऐसे वेक्टर जो कि हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे भी हम जो है इसी तरीके से कंडीशन ले लेते कि भाई ए जो है दैट इज आई और बी को हम जे मान लेते, ये दोनों भी तो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। और एक साइक्लिक रूल अपन को पता रहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो है मिलता है आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू जे, है ना, इस तरीके से जो हमें पता चलता है। और अगर हम उल्टा जाए आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, है ना, तो ये साइक्लिक रूल जो है आपको पता होगा। यहाँ पे क्रॉस जो हम लेते हैं, ठीक है ना, जब हम क्रॉस वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो फिजिक्स में यार हमने कितनी बार जो है क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं। तो ये अगर बेसिक सी चीज आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ए की जगह आई डाल दो, ठीक है, इस तरीके से, और बी की जगह जो है जे डाल दो, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू के, ठीक है। अब आई क्रॉस के की अगर मैं बात करूं तो ये हमें उल्टा जाना रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस जे। अब आई क्रॉस माइनस जे, ठीक है, आई क्रॉस माइनस जे यानी कि आई क्रॉस जे हो गया के और उसके आगे क्या आ गया माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के, और लास्ट में एक और आई बचा था तो आई क्रॉस माइनस के, तो आई क्रॉस के जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस जे, और एक और माइनस आ गया तो प्लस जे बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा इक्वल टू जे। अब ऑप्शंस में भी ए की जगह आई कैप डाल दो, बी की जगह जे कैप डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप रेज टू पावर 4, और जो है हमें उसका क्या लेना है यहाँ पे सिंपली मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा हाफ 1 इंटू ये क्या हो गया जे/2 आ रहा है, ये तो हमारा नहीं आएगा, जे आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बस डिवाइड बाय 2 नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो जे बन जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है, क्योंकि देखो जीरो हो नहीं सकता, और ए क्रॉस बी की बात करूं यानी आई क्रॉस जे वो होगा इक्वल टू के, तो के थोड़ी आ रहा है हमारा, तो फाइनल आंसर जे आ रहा था। तो कितना सिंपल हो गया यार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस वही कह रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा स्मार्टनेस रखो, अगर पेपर में क्वेश्चन से डरो नहीं। पहले से ही हमारे दिमाग में क्या हो जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चन टफ आएंगे, तो उस चक्कर में हम इतने इजी क्वेश्चंस को भी छोड़ देते। तो ये चीज को दिमाग से निकाल दो, और अपन के अगर जो है थोड़ा बहुत भी हमें चीजें पता है तो आप एक बेसिक नंबर जो है ला सकते हो। अगला अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पेपर से,
और यहाँ पे जो है आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन में अगर आप जो है इस तरीके से सोचते कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करें तो टाइम लग जाता। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आप कर सकते थे, कोई भी हमें ए के बारे में कंडीशन नहीं दी है ना, तो इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 4, और यहाँ पे आ गया 2 3 4, और ये हो गया 1 1 1। अब यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से 2 बस कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो गया 1 3, यहाँ पे आ गया 6 2 3 4 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को बेसिकली जो है हमें सॉल्व करना है, तो इसको बस खोल दो, आप कुछ ज्यादा मत सोचो, है ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो यार सबको ही आता है। तो 1 इंटू 3 माइनस 4, ये कितना हो गया -1, फिर यहाँ पे -2 इंटू ये क्या हो गया 3 माइनस 6, यानी कि ये हो गया -3, और ये क्या हो गया 1 इंटू 12 माइनस 18, यानी कि हो गया -6। तो ये क्या आ रहा है +6 और ये आ रहा है -6, ये कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर आ गया -2। ऑप्शंस में अगर देखें a इक्वल टू 0 डालने पे कौन सा हमें -2 दे रहा है, तो यहाँ पे ये 1 इंटू 2 इंटू 3 दे रहा है, ये 2 इंटू 3 इंटू 4 दे रहा है, ये 0 है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो यार कितना मतलब स्मार्टली अपन ने जो इस क्वेश्चन को मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हर एक जो है आपकी लाइन के बीच का यहाँ पे देखते कि इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, फिर प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे ट्राइंगल बनाते, फिर चेक करते दो साइड्स की लेंथ के हिसाब से हमें पता चलता कि वो मतलब अगर तीनों जो है अपनी इक्वल आ रही है तो इक्विलेटरल 2 आ रही है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए a² प्लस b² इक्वल टू c², इस तरीके से जो है आपका चेक होता। तो बेसिकली साइड की लेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसके बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो क्या आप मानेंगे, देखिए किस तरीके से हमें इससे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे जो है आपको इसका जो अपनी मतलब लाइंस है ना उसको प्रॉपर तरीके से प्लॉट कर लेना था, रफली जो है प्लॉट करो, ठीक है ना, थोड़ा वैल्यू लेके, पर ट्राई करना जितना प्रॉपर बन पाए उतना बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू 0 देखें तो ओरिजिन से ही अपनी पास होगी, तो सिंपली अपन ने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगली लाइन देखें x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो उसको जो है हमने ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से जो है हमारी दिखेगी, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो, x/3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू 1, यानी कि x इंटरसेप्ट रहेगा 3 और y इंटरसेप्ट रहेगा 3/2, तो ये कितना हो गया y इंटरसेप्ट 3/2 और x इंटरसेप्ट हो गया 3, तो ये लाइन हमें मिल गई। अगला अगर हम इसी तरीके से जो है प्लॉट कर ले तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो है हमारी इस तरीके से हमें दिख रही है। अब ध्यान से ट्राइंगल को देखो तो यार कोई भी जो है जनरल ऑब्जर्वेशन से बता सकता है कि इक्विलेटरल तो नहीं है, ये साइड काफी छोटी और ये दोनों साइड लगभग इक्वल सी दिख रही है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा भी दिख नहीं रहा है, तो भाई सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आइसोसेलेस, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो है हमें इक्वल दिख रही है। बाकी आप ट्राई कर लेना मेन मेथड से भी वही आंसर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमने कितने जल्दी जो है सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो सेम पेपर से जो है सेम शिफ्ट से एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, द वैल्यू ऑफ समेशन यहाँ पे जो है आपको दिया है, फिर इंटीग्रेशन बहुत बड़ा बड़ा सा कुछ लिखा है, तो स्टूडेंट्स तो आधा यही देख के डर जाएंगे, इंटीग्रेशन भी है समेशन भी है, छोड़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, एक बार समझ लेते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम देखें n-1 से लेकर n तक e की पावर x माइनस गिव x। अब ये चीज यार देखी देखी सी लग रही है, x माइनस गिव x एक बेसिक फंक्शन की जो है प्रॉपर्टी रहती है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, x माइनस गिव x जो है दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट की एक अच्छी बात क्या है कि ये 0 से लेकर 1 तक के ही बीच में रहती है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 तक के बीच में रहेगी, तो इस तरीके से जो हमें निकालना था। अब चीजें देखो n-1 से लेकर n तक लेना, और आप देख रहे हो n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक बार बार डालेगा, पहले n इज इक्वल टू 1 डाला, n इज इक्वल टू 2 डाला, ऐसे करते हुए हमें सबका समेशन करना रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो n इज इक्वल टू 1 से, तो इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1। अब 0 से 1 के बीच में क्या होगा गिव x का, उसकी वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही जाएगी, यानी कि अपन कह सकते हैं कि गिव x जो है x जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन देखे भी ना तो ये जो है इस तरीके से रहता है, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में, सिंपली x जैसा, तो ये हो गया e की पावर x में हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई e माइनस 1, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, उसमें पहले 1 डालो फिर 0 डालो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो e माइनस 1 हमें जो है वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से सोचो कि n इज इक्वल टू 1 हमने डाला, अब n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, तो ये कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना रहेगा, ये हो जाएगा 1 से लेकर 2, ठीक है। 1 से लेकर 2 के बीच में जब हमें इंटीग्रेट करना रहेगा तो 1 से लेकर 2 के बीच में भी वैल्यू तो 0 से लेकर 1 के बीच ही ऑसिलेट करेगी, क्योंकि इसी तरीके से जो है अपना बनेगा, है ना। तो वो फिर से जो है हमें कैसा दिखने लगेगा, वो हमें फिर से हमारे x जैसा ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बार बार अपने को क्या वैल्यूज मिलेगी, e-1 ही मिलेगी।
ठीक है, तो इस तरीके से बार बार हमें जो है वैल्यू हमारी E-1 ही मिलेगी, क्योंकि ऐसे सोचो ना कि ये जो एरिया है ये हर बार जो है हमारा सेम ही तो करेगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कर्व हम बना रहे हैं वो कितना एरिया जो है यहाँ पे हमें दे रहा है उतने इंटरवल में, तो ये एरिया तो बार बार रिपीट होगा क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन जैसा है। ठीक है, तो अगर भला ई की पावर एक्स भी कर दो तो बस इसमें जो है कर्व थोड़ा सा बस ऐसा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो हमें लगातार सेम मिलते रहेगी तो हर एक इंटरवल में। तो बस ये E-1 आ रहा था, टोटल हमारे स्लॉट्स 100 हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2 ऐसे करते हुए, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 इंटू E-1। बस इतना जो है हमें स्मार्ट तरीके से इसको सोचना था। तो मैं वही कह रहा हूँ यार, बेसिक नॉलेज और स्मार्टनेस से जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो इनसे जो है इजीली हमारे इतने परसेंटाइल आ जाते हैं जो कि डिसेंट कहलाने लायक रहते हैं। और भी कुछ ऐसे इसी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियो में उन्हें भी जो है आपके लिए कवर करूं। और पहले भी हम जो है दूसरी शिफ्ट के ऐसे वीडियो बना चुके हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, तो उन्हें ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज भी हम जो है आपके लिए लाए थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर से जो है आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मान के चलिए कि यार आप 50 से 60 नंबर का आराम से बूस्ट दे सकते हो लास्ट टाइम में, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस सीरीज को कंप्लीट करने में, तो इसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होपफुली यार ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी और साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि आप जो है जेईई मेंस में एक डिसेंट परसेंटाइल ला सकते हो, भला ही आपका नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पेपर के टाइम पे दिमाग खुला रखना और बिल्कुल डरना मत क्वेश्चन से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।